गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसका हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था और किंगडम मोनेरा में हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। आज हमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है। तो वही सारी चीजें आज हमें स्टार्ट करनी है, लेकिन हमें पता है कि आज का जो हमारा थॉट है वो है जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको वो कार्य करना चाहिए जो क्या हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, मतलब जिस कार्य के बिना हमारा कार्य ना चले, तो सबसे पहले हमें वो कार्य करना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो टफ हो उसको करें। इससे आपका क्या होगा, आपके अंदर एक विल पावर डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर क्या एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि यस आई कैन डू इट, मतलब मैं इसे कर सकता हूं। तो वही चीजें हैं, तो यानी कि आपको इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल लगने लगेगा। तो इसी के साथ आज का जो हम अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया में आज हमें पढ़ना है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखो, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया है, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था बेटा, कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, यहाँ तक हमने कवर किया था। इसके बाद हमारा आता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखो, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आएंगे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं। मतलब क्या है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रोप पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेट्रोट्रोप। मतलब वो अपना फूड लाइट की हेल्प से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब वो किसी अदर सोर्स पर डिपेंड करेंगे फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो देखो, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ये आपके हैं, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मतलब क्या है, इस नेचर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब क्या है, इनका नंबर अत्यधिक होता है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, और इसमें भी मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, अर्थात जो सले गले पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनको बेस्ट डिकम्पोजर बोला जाता है। तो देखो बेटा, हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोपिक, दैट इज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। मतलब क्या है, वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मतलब क्या है, वो जो एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रोप पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ये कैसे हैं, हेट्रोट्रोप हैं। दे रिसीव देयर ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऑर्गेनिज्म या ये बैक्टीरिया अपना जो फूड है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब मृत पदार्थों से, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीवों से, उनसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखो, इसमें आता है सबसे पहला सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखो, सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का मतलब होता है वे बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं। यानी कि वे बैक्टीरिया जो मृत एवं अपघटित पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। these these are of two type। मतलब ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। हाँ, तो
देखो इसमें अब हम हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में इसके टाइप देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखो सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होता है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करता है, यानी कि उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। जो सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओब्लिगेट सैप्रोट्रोप। ऑब्लिगेट सैप्रोट्रोप का मतलब होता है these bacteria obtain only from obtain food only from dead organic matter। मतलब ओब्लिगेट का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया केवल अपना फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही प्राप्त करेंगे। मतलब जो भी निर्जीव कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। These are completely saprotroph। मतलब ये कैसे होते हैं? पूर्ण रूप से सैप्रोट्रोप होते हैं। मतलब ये अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं करते, ये पूर्णतः अपना भोजन डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका बेसिलस वल्गैरिस, कोलेस्ट्रीडियम बोटेलियम। तो ये इसके जो होते हैं ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखो फैकल्टेटिव है तो इसमें क्या होता है कि ये अपना भोजन डेड ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त कर सकता है और लिविंग से भी। दे आर नॉर्मली सैप्रोट्रोपिक इन नेचर बट इन द अब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर दे कैन बिकम पैरासिटिक। मतलब बेटा जब ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित नहीं है, मृत जीव उपस्थित नहीं है, तो ये अपना भोजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे पैरासाइट के जरिए मतलब पैरासिटिक नेचर शो करके ये प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या है? ये अपना भोजन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल होता है इसका सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, ये इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। देखो पैरासिटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पैरासाइट होता है जिसको हम परजीवी बोलते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो मुख्य रूप से भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जीव पर निर्भर करते हैं और उसी से अपना पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को पैरासिटिक जीव कहते हैं। यानी कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट। दे ऑलवेज रिमेन पैरासिटिक। मतलब ये हमेशा कैसे होते हैं? पैरासिटिक नेचर के होते हैं, मतलब परजीवी नेचर के होते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मतलब जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये उसमें ऑब्लिगेट होता है, ये हमेशा हमेशा कैसा रहता है? पैरासिटिक रहता है। दूसरा होता है फैकल्टेटिव सैप्रोट्रोप। They are normally parasitic in nature, but in the absence of living host, they may become saprotroph। मतलब देखो ये नॉर्मली तो पैरासिटिक हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं, लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं उपस्थित है तो ये क्या करते हैं? ये सैप्रोट्रॉफ हो जाते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड भी प्राप्त कर लेते हैं। बेटा एक बात याद रखना, जहां पर ये वर्ड आ जाए फैकल्टेटिव तो इसका मतलब होता है उनमें कुछ एडवांस फीचर होंगे। मतलब क्या है कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जो उनको ड्यूल एनवायरनमेंट में सर्वाइविंग के लिए रिक्वायरमेंट हो, मतलब वे आसानी से उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब जो टीबी कॉज करता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया। ये क्या होता है? जब इसको
पैरासिटिक नहीं मिलेगा तो ये सैप्रोट्रोपिक नेचर भी शो करता है। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमाइनो एसिड, NO3 और सॉल्ट ऑफ अमोनिया। मतलब क्या करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे अमाइनो एसिड, NO3 नाइट्रेट, नाइट्राइट या सॉल्ट ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया जनरली लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। बेटा ये लेग्यूमिनेसी, मैंने एक प्लांट बनाया जैसे अरहर, तो इसकी जो रूट होंगी, जो रूट होती है, तो उसकी नोड पर ये उपस्थित होती हैं, नोड प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनमें जो रूट होती है वो होती है नोड्यूलेटेड। कैसी होती है, नोड्यूलेटेड रूट होती है। तो यहाँ पर ये नोड प्रेजेंट होती है और इन नोड में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि देखो प्लांट को बैक्टीरिया क्या उपलब्ध करा रहा है, नाइट्रोजन। मतलब बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और बदले में प्लांट जो है बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है, मतलब उसको रहने का स्थान और भोजन दे रहा है। ठीक है, तो इससे दोनों को फायदा हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब जिसमें दोनों पार्टी कैसी हो, बेनिफिशियल हो, जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो। तो राइजोबियम एग्जाम्पल होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है, तो उस जीन का नाम होता है निफ जीन। कौन सा जीन, निफ जीन, ध्यान रखना। निफ जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। अब देखो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का ह्यूमन लाइफ पे, मानव जाति में क्या योगदान है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं बेटा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाया है, ये लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कर्ड बनाने का कार्य करता है, विब्रो कोलेरी कोलेरा कॉज कर देता है। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। तो देखो बैक्टीरिया यानी कि दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाने के काम में आता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक के निर्माण में भी सहायता करता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी सहायता करता है। सम आर पैथोजन, देखो बेटा पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जीव जो अन्य जीवों में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन। जैसे कोलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, तो ये जो होते हैं ये सब डिजीज हैं और इन्हें कौन कोज करता है, पैथोजन, यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया कोज कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक और रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन का ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ऑब्लिगेट एनारोब और एक फैकल्टेटिव एनारोब। ये आगे भी आएगा चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप, मतलब रेस्पिरेशन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। पहला है एरोबिक बैक्टीरिया, तो दिस आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। मतलब क्या है एरोबिक का, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं,
मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तो तभी क्या होगा, यहाँ पर रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे ऑब्लिगेट एरोबिक, these are completely aerobic and die in the absence of O2। मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव करेंगे। मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट एरोबिक कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल है एजोटोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर जो होता है ये ओब्लिगेट एनारोब है। दूसरा फैकल्टेटिव है। देखो अभी मैंने आपको बताया जहां पर ये वर्ड आ जाए फैकल्टेटिव, तो इसमें एडवांस फीचर होगा। मतलब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है। तो देखो दीज आर नॉर्मली एरोबिक बैक्टीरिया बट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ O2। अर्थात ये मुख्य रूप से एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई या कोलेस्ट्रीडियम टेटनी, जो क्या कॉज करता है, टेटनी या टेटनस, ये कॉज कर देता है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस दोनों में सरवाइव करते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को हम फैकल्टेटिव एनएरोब कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। मतलब बेटा क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, उन्हें हम अनऑक्सीकृत बैक्टीरिया कहते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि वे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं या रहते हैं, उन्हें एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होगा कि देखो अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है तभी ये सरवाइव करेंगे, अगर आपने क्या किया, इनको ऑक्सीजन दे दी तो इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया थे, ये ऐसे स्थान पर उपस्थित थे जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। आप पे क्या आया, इन पे दया आ गई, आपने क्या किया, इनको उस कंटेनर से निकाल के ऐसे कंटेनर में डाल दिया जहां पर ऑक्सीजन थी, तो क्या हुआ, इनकी डेथ हो जाएगी। आप इनका भला करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, इनको लॉस हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑब्लिगेट बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब ये तभी सरवाइव करेंगे जब ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई तो इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखो दीज आर कंप्लीटली एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करने की पावर नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट आता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक। मतलब बेटा इसमें एक चीज है, ये ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है
तो ये वहां पर तो सरवाइव करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपने इसको ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन भी सरवाइव प्रोवाइड करा दी तो भी ये सरवाइव कर जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव एरोबिक कहते हैं। These are normally anaerobic but also have capacity of aerobic respiration। मतलब इनमें ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत दोनों रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करने की क्षमता होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे फर्मेंटेशन बैक्टीरिया एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होता है वो फैकल्टेटिव एरोबिक होता है। तो देखो अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। बेटा रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब आता है रिप्रोडक्शन। तो देखो बैक्टीरिया जो है मुख्य रूप से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है वो बाइनरी फिशन से करता है। मतलब जो एक बैक्टीरिया है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहते हैं। तो देखो बेटा ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये बाइनरी फिशन को दिखाया गया है। ये एक बैक्टीरिया था, यहाँ पर देखो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा सेपरेट बनेगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ये बाय स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू है। यानी किस तरीके से स्पोर का निर्माण होता है और बैक्टीरिया डिवाइड करता है। ध्यान रखना कि जो स्पोर फॉर्मेशन है या कोई भी अदर मेथड है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मतलब जब एनवायरमेंटल कंडीशन बैक्टीरिया के अनुकूल नहीं होती हैं, मतलब बैक्टीरिया कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है, तब क्या होता है ये बेसिकली जो है स्पोर फॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नॉर्मली नहीं होता है। देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया जो डिवाइड करता है मुख्य रूप से वो फिशन के थ्रू करता है, मतलब खंडन विधि द्वारा करता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस स्पोर। मतलब प्रतिकूल अवस्थाओं में या जब वातावरणीय अवस्थाएं बैक्टीरिया के अनुकूल नहीं होती हैं अर्थात प्रतिकूल होती हैं, तो बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या उत्पन्न करता है? स्पोर। स्पोर होते हैं माइन्यूट, यानी कि इस तरीके की बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होगा, और इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकें। कब? जब एनवायरमेंटल कंडीशन इनके अनुकूल हो जाए, इनके फेवरेबल हो जाए, तो उस टाइम पे ये उत्पन्न करते हैं स्पोर। क्या उत्पन्न करते हैं? स्पोर उत्पन्न करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया ये अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो ये किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लैंगिक जनन में होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेक्स ऑर्गन उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसलिए बैक्टीरिया में सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो देखो बेटा रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है बाइनरी फिशन। क्या पढ़ना है? बाइनरी फिशन। मतलब एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में विभाजित हो जाता है। बताते हैं तो देखो तो यहां पर देखेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन।
दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया के जनन के लिए सबसे सामान्य क्या होता है, मेथड होता है। बाइनरी फिशन टेक प्लेस बाय एमाइटोसिस। मतलब बाइनरी फिशन जो होता है वो एमाइटोसिस के द्वारा होता है। और एमाइटोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोट में क्या होता है, एमाइटोसिस पाया जाता है। माइटोसिस एंड मियोसिस नेवर अकर इन प्रोकैरियोट। बेटा माइटोसिस और मियोसिस जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। कौन सी, माइटोसिस और मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेट, यानी कि बाइनरी फिशन में सर्वप्रथम डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए अपनी प्रतिकृति का निर्माण करता है, जो कहां पर होती है, इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल कोशिका में होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होती है, अनुकूल होती हैं। बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एज इनटू टू सेल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम इन द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब क्या होता है, जब दो, इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसके बाद क्या होता है कि जो इसकी सेल वॉल है उसमें एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा और वो सेप्टम इसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। ईच डॉटर सेल ग्रो इनटू अ न्यू बैक्टीरियम, यानी कि जितनी भी डॉटर सेल होती हैं वो, यानी कि संतति कोशिकाएं, वो एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। मतलब जब वातावरणीय एनवायरमेंटल कंडीशन अनुकूल होती हैं तो बैक्टीरिया या बैक्टीरियल कोशिका जो है 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है, यानी कि प्रत्येक 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो देखो बेटा, ये आपके पास है एक बैक्टीरियल सेल था, इसमें डीएनए ने रेप्लिकेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, अर्थात डीएनए अपनी प्रतिकृति का निर्माण शुरू कर देता है। ये बेटा सिंगल था, यहाँ पे डबल रिंग आ गई। द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एलोंगेट सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब बेटा जो ये मेम्ब्रेन है वो एलोंगेट कर जाएगी, ये कर गई, और ये डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करना स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब ये डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करती है तो इसमें एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। अ ट्रांसवर्स सेप्टम फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्या निर्माण हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेप्टम का। जो क्या होगा, आगे देखो, ये सेप्टम बढ़ता जाएगा और क्या होगा, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में या दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखो, कंप्लीशन ऑफ सेप्टम विद फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट वॉल्स एंड डॉटर सेल सेपरेट। मतलब डॉटर सेल भी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। द जनरल प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन रोड शेप बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पर बेटा आपको रोड शेप बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन दिखाया गया। तो बाइनरी फिशन मोस्ट कॉमन होता है। सेकेंड टाइप था बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया उत्पन्न करता है एंडोस्पोर, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन करता है। बेटा एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन जो होता है बैक्टीरिया में, ये तब होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशन बैक्टीरिया के जनन के प्रतिकूल होती हैं, मतलब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इट इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। बेटा जो स्पोर होता है हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर देगा, उसको बेसिकली
प्रोटेक्ट करके छोड़ देता है, मतलब प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, उसके स्पोर्स बहुत टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब वे स्पोर क्या हो गए, सुरक्षित हो जाते हैं, तो आगे चलकर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं। क्या होगा? स्पोर जर्मिनेट करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। जो एंडोस्पोर होते हैं बेटा, ये हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? हाई टेम्परेचर का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रेडिएशन यानी कोई भी विकिरण आया तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंटीबायोटिक और केमिकल्स, इनका किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसको ये भी बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, मतलब जनन हुआ है बिना रेप्लिकेट किए हुए, यानी कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किए हुए उसका किसका निर्माण होना, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होना। एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर and due to presence of calcium dipiclonate in cortex, मतलब इनमें क्या होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। कहां पर? कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है। एंडोस्पोर इज स्टेन बाय निग्रोसिन रिएजेंट। निग्रोसिन रिएजेंट से इनको कलर किया जाता है एंडोस्पोर को। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज सीन मोस्टली इन बेसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब एंडोस्पोर का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से जो हमारे पास कौन से होते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया हैं, उनमें पाया जाता है। तो आप इसमें यहां पर देखेंगे बेटा, ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन को दिखाया गया है। ठीक है, ये कोर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर है, आउटर कोट लेयर है। यानी कि इसमें क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, जिससे क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत अधिक समय के लिए सुरक्षित रहेगा। कब तक? जब तक जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो बैक्टीरिया के जनन के लिए, वृद्धि के लिए अनुकूल ना हो जाए, तब तक क्या करता है बैक्टीरिया, वो स्पोर में ही रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ये 3 मेथड आते हैं बेटा इसमें। इनको 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला होता है कॉन्जुगेशन। बेटा कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1946। मतलब इसको 1946 में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। किसने? लीडरबर्ग एंड टोटम ने। लीडरबर्ग और टोटम ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया इन इकोलाई में। किसमें? इकोलाई में। और इनको इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो देखो, डिटेल स्टडी वाज कैरिड आउट बाय वॉलमैन एंड जैकब इन इकोलाई। लेकिन इसकी जो डिटेल स्टडी थी, विस्तृत रूप से जो अध्ययन किया था, वो जैकब ने किया था। देखो, कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। कॉन्जुगेशन जो होता है ये 2 बैक्टीरिया में होता है बेटा। वो बैक्टीरिया होते हैं एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। तो देखो, जो एफ पॉजिटिव होता है उसके पास प्लाज्मिड सेल उपस्थित होती है और इसे हम मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट एक्ट एज अ मेल। एफ नेगेटिव को फीमेल बोलते हैं। और एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में पिलाई होती है, लोंगर पिलाई, जिसकी सहायता से ये अपना प्लाज्मिड या जो जेनेटिक मटेरियल है ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरित करेगा।
देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोनर सेल F पॉजिटिव इज अटैच्ड टू रिसिपिएंट सेल F नेगेटिव। रिसिपिएंट यानी कि जो उस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट करेगी, ग्रहण करेगी, उस कोशिका को हम रिसिपिएंट सेल कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई, किसकी सहायता से? सेक्स पिलाई की। सेक्स पिलाई फंक्शंस आर एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, मतलब ये किस तरीके से कार्य करती है? एज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरह कार्य करती है। द एफ फैक्टर का नाम होता है बेटा प्लाज्मिड। नाउ रेप्लिकेट एंड द रेप्लिका मूव टू F नेगेटिव थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। मतलब क्या होता है? F पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के बाद क्या होगा? जो नई प्रतिकृति बनी है वो रेप्लिका ट्यूब यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब की सहायता से F नेगेटिव में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम F नेगेटिव बैक्टीरिया को F पॉजिटिव बैक्टीरिया में परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। देखो बेटा, बोथ द सेल्स आर देन सेपरेटेड, उसके बाद क्या होगा? दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर। एफ फैक्टर का मतलब होता है प्लाज्मिड। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया नाउ बिकम्स एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इससे क्या हुआ? एफ नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया? एफ पॉजिटिव में। अर्थात तो फीमेल बैक्टीरिया किस में ट्रांसफर हो जाता है? मेल बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो कॉन्जुगेशन यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है। बेटा इसको बोलेंगे हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो क्योंकि इसके अंदर ये प्लाज्मिड उपस्थित है, ये एक्ट करता है मेल की तरह कार्य करता है। इसको बोलेंगे, इसमें प्लाज्मिड नहीं है बेटा, इसको एफ नेगेटिव बोलते हैं, और ये एक्ट करता है फीमेल। किसकी तरह कार्य करेगा? फीमेल की तरह कार्य करता है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करेगी, इसका नाम होता है पिलाई। क्या होता है? पिलाई। पिलाई यहाँ पर जुड़ गई, ये रेप्लिकेट कर रहा, और रेप्लिकेट करने के बाद जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है बेटा, इसके एक सिरे को कट करेगा और कॉन्जुगेशन ट्यूब से एफ नेगेटिव में स्थानांतरित हो जाता है। बाद में क्या होगा? दोनों बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी। ये एफ नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो गया? एफ प्लस में। तो मतलब कॉन्जुगेशन से एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से दो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो देखो, अ प्लाज्मेट दैट कैन बी स्प्रेड बाय कॉन्जुगेशन कोड फॉर अ सेक्स प्लस, यानी कि जिसमें प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन की सहायता से फैलता है या ट्रांसमिट होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? सेक्स प्लस बोलते हैं। किसके द्वारा जाएगा? सेक्स पिलाई के द्वारा जाता है। प्लस या पिलाई अटैचेस डोनर टू रिसिपिएंट सेल, मतलब जो सेक्स पिलाई होती है ये दाता से ग्राही की तरफ को अटैच होती है। शॉर्टनिंग ऑफ प्लस ऑल ड्रॉ बैक्टीरिया इनटू कांटेक्ट। इससे क्या होता है? इससे बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। चैनल ओपन्स थ्रू सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया, और दोनों बैक्टीरिया के बीच में जो चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? जो प्लाज्मिड की कॉपी है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेल कहते हैं, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल। ये एफ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एफ पॉजिटिव है, ये भी मेल ही है। ठीक है, तो अब क्या होता है? दूसरा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें नहीं है, तो ये जो होता है बेटा एफ नेगेटिव, इसको फीमेल कहते हैं, ये लिखा हुआ है फीमेल।
तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, यानी कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, और इससे जो प्लाज्मिड की कॉपी है वो F पॉजिटिव से F नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार हमारे पास दो F पॉजिटिव बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यह शुरू में हमारे पास एक F पॉजिटिव था, दूसरा F नेगेटिव था, लेकिन क्या होता है जब कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के निर्माण के साथ में क्या होता है, जब कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है तो प्लाज्मिड की कॉपी F नेगेटिव से F पॉजिटिव से F नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाती है। देखो F यहाँ पर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसमें उपस्थित होगा उसको F पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होगा F नेगेटिव कहते हैं। ये फिर से वही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये कॉन्जुगेशन ट्रांसफर ऑफ F प्लाज्मिड, ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है, ये कांटेक्ट में आया, इसकी कॉपी बनी, देखो यहाँ पर ये दो F पॉजिटिव बन जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखना, देखो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर इसको बोलते हैं, ये सेक्स प्लस है। F पॉजिटिव डोनर सेल containing an F plasmid is capable of synthesizing a sex plus, मतलब ये क्या करती है, सेक्स प्लस का निर्माण कर देती है। जिसमें प्लाज्मिड उपस्थित होता है उसको डोनर सेल कहते हैं, जिसमें अनुपस्थित होता है उसको रिसिपिएंट यानी कि ग्राही सेल बोलते हैं। द सेक्स प्लस कॉन्टेक्ट द रिसिपिएंट F नेगेटिव सेल, मतलब एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अब यहां से डीएनए ट्रांसफर को एक्टिवेट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। The plasmid is activated for transfer when an endonuclease cleave one strand of DNA at the origin of transfer, मतलब बेटा जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को क्या करेगा, कट कर देगा, क्लीव कर देगा, जिससे क्या होगा, वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा यहाँ पे इसने कट कर दिया, यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मिड ट्रांसफर, प्लाज्मिड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये F पॉजिटिव था, F नेगेटिव में जा रहा है। इससे क्या हुआ, जो F नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो गया, F पॉजिटिव में। ये बेटा F नेगेटिव था, तो इस प्रकार हमने क्या किया, F नेगेटिव को हम फीमेल कहते थे, F पॉजिटिव को मेल कहते थे, तो फीमेल बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, मेल में। सेकंड स्टेप आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, मतलब इसने माउस वाला एक्सपेरिमेंट किया था, R स्ट्रेन और S स्ट्रेन वाला। देखते हैं बेटा, इन दिस प्रोसेस वन काइंड ऑफ बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर काइंड, मतलब इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया दूसरे प्रकार में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन was first of all discovered by Griffith in 1928, मतलब 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। और किसमें किया था बेटा, डिप्लोकोकस निमोनिया, मतलब निमोनिया कोजिंग ऑर्गेनिज्म में, अर्थात वे ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया उत्पन्न करते हैं, निमोनिया कोज करते हैं। तो डिटेल स्टडी वाज कैरिड आउट बाय एवरी मैकलॉड एंड MC कार्टी, मतलब इसकी जो डिटेल स्टडी थी वो एवरी मैकलॉड और MC कार्टी ने दी। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है उसको देखते हैं। ग्रिफिथ सेलेक्टेड 2 स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया, मतलब बेटा ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए डिप्लोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक इसका S स्ट्रेन था, दूसरा R स्ट्रेन था। S यानी कि थर्ड स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन वाज पैथोजेनिक, मतलब ये जो स्ट्रेन था S वाला ये पैथोजेनिक था, डिजीज कॉज करने वाला था, मतलब जिससे डेथ हो सकती है। दूसरा R स्ट्रेन आया, दिस स्ट्रेन वाज नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये जो स्ट्रेन है ये नॉन पैथोजेनिक था, मतलब इससे कोई भी बीमारी उत्पन्न
नहीं होती थी। तो अब इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्ट्रेन वाज इंजेक्टेड टू माइस, मतलब बेटा एक इसने चूहे माइस लिया, उसको आर स्ट्रेन दिया, तो माइस को कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, माइस को कोई निमोनिया नहीं हुआ और माइस अच्छे से सरवाइव करा। माइस सरवाइव एंड डिड नॉट शो सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, मतलब माइस में निमोनिया के कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं हुए। अब क्या किया दूसरे केस में, ग्रिफिथ ने अब एस स्ट्रेन दिया, स्मूथ वाला, जो कि वर्युलेंट था, पैथोजेनिक था। माइस डेवलप सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एंड डाइड, मतलब माइस के अंदर निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एस स्ट्रेन हीट किल्ड एंड देन इंजेक्टेड इन माइस, अब इसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसको आग पे गर्म किया और अब इस बार फिर से माइस में इंजेक्ट करा दिया। माइस डिड नॉट डेवलप द निमोनिया, मतलब माइस में निमोनिया नहीं हुआ, मतलब एस वाले को उसने गर्म करा और तब इंजेक्शन लगाया, तो माइस को निमोनिया कॉज नहीं हुआ। अब देखो अब क्या किया उसने, हीट किल एसिस्टेन, मतलब जो गर्म किया हुआ था एसिस्टेन उसको लिया, उसको आर स्टेन जो कि जीवित था, दोनों ही अब कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे, उसको मिला दिया, इंक्यूबेटेड कराया, मतलब दोनों को मिक्स करके छोड़ दिया। ठीक है, फॉर सम टाइम्स दिस मिक्सचर वाज इंजेक्टेड इनटू माइस, अब ये जो मिश्रण था इसको माइस को इंजेक्शन दिया गया, तो माइस डेवलप निमोनिया एंड डाइड, मतलब माइस को निमोनिया हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब जो जब हमें पता है कि दोनों कोई भी बीमारी कोज करने वाला नहीं है, तो ऐसे क्या हुआ, जब उस माइस के डेड बॉडी को एग्जामाइन किया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया, तो उसमें देखा कि जो माइस था बेटा उसमें निमोनिया कॉजिंग वाले एस स्ट्रेन वाले लिविंग पैथोजन उपस्थित थे। मतलब क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा कि जिससे आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। मतलब क्या है, जो प्रोटीन एस स्ट्रेन में थी वो आर स्ट्रेन में यानी कि रफ को भी स्मूथ में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा देखो यहां पर देखो, ये एस स्ट्रेन दिया पहले, माइस की डेथ हो गई, यहाँ पे आर स्ट्रेन दिया, माइस सरवाइव कर रहा है, फिर एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, माइस को दिया, माइस को कुछ भी नहीं हुआ, वो सरवाइव कर गया, अच्छे से सरवाइव किया, कोई दिक्कत नहीं। अब एस स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन, दोनों को मिलाया, ये एस स्ट्रेन है ये आर है, दोनों को मिलाया, माइस को दिया तो उसकी डेथ हो गई। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि जो आर स्ट्रेन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा, तो होप फॉर द बेस्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के लिए था। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडक्शन है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है बेसिकली, कि एक बैक्टीरिया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि जो हम किसको बात करते हैं, फेज बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोफेज, तो उससे क्या होता है, दो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराना होता है बैक्टीरियोफेज में। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देखो यहाँ पर देखेंगे बेटा, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसमें हमने यानी कि होस्ट बैक्टीरियल सेल है, इसमें बैक्टीरियोफेज एंटर कराया। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है इफ वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब क्या होता है, यदि कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बेटा हमने क्या किया, इसमें ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले इंजेक्ट कराया किसी बैक्टीरिया के अंदर। तो इसने क्या किया, इसके जेनेटिक मटेरियल ने इसके जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर दिया जो कि डिजीज कॉजिंग थे, पैथोजेनिक थे।
देखो बेटा, फर्स्ट फेज इंजेक्ट डीएनए, प्रथम चरण में हमने डीएनए को इंजेक्ट कराया। नेक्स्ट है फेज एंजाइम ब्रेक डाउन द होस्ट डीएनए, जो बेटा फेज एंजाइम थे यहाँ पर डीएनए के साथ में, उसने होस्ट डीएनए को तोड़ दिया। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे और चौथे में सेल क्रिएट न्यू फेजेस इंक्लूडिंग फेज एंड होस्ट डीएनए। मतलब जो होता है, ये बैक्टीरियल सेल जो थी, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल और फेज डीएनए को मिलाकर बहुत सारी उसकी कॉपी बना दी। 5 और 6 में देखते हैं बेटा, ट्रांसड्यूसिंग फेज इंसर्टिंग डोनर डीएनए। मतलब हमने क्या किया, एक फेज उठाया और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उसको ट्रांसफर कराया। तो अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर जब हमने ट्रांसफर कराया, तो वो जो पहले ब्रेक कर रहा था, इस बार ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसी के साथ कंबाइन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसडक्शन। तो डोनर रिसिपिएंट इंक्लूड इन रिसिपिएंट क्रोमोसोम ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। मतलब वहां पर क्या हो गया, बट हो गया, अच्छी तरीके से बंध गया। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके सामने है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल आपको इधर से देखना होगा जहां पर फेज का निर्माण हो रहा है। पहले बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराया हमने फेज डीएनए, उसने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद क्या किया बेटा, बहुत सारे फेज का निर्माण करा, और वो फेज हमने फिर से इंजेक्ट कराया। अब इसको आपको यहां से देखो, इंजेक्ट करा दिया, ये इसके साथ मेन डीएनए के साथ क्या हुआ, बाइंड हो गया, और इसके बाद जितनी भी कॉपी बनेंगी वो सब फेज डीएनए वाली होंगी। यानी कि क्या हुआ, एक बैक्टीरिया से, एक इन्फेक्टेड से दो इन्फेक्टेड का निर्माण होता जाएगा। यानी कि बेसिकली ऐसा सेम प्रोसेस हमारे, यानी कि जब एचआईवी, यानी कि किसी को एड्स होता है, एचआईवी वायरस इन्फेक्ट करता है, तो वो सेम मेथड करता है। वो पहले हमारी सेल के साथ बाइंड करेगा, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना देगा, डीएनए बनाएगा, और वो हमारे न्यूक्लियस के डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है। और देखो, न्यूक्लियस के डीएनए के साथ बाइंड हुआ, जब उसका प्रोटीन बनेगा तो वो भी तो वायरल प्रोटीन होगा, और हमारी सेल इसलिए उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि वो कैसा लगता है कि हमारे ही सेल का प्रोडक्ट है। अगर फॉरेन सेल होती तो उसको WBC किल कर सकती थी, लेकिन क्या हुआ, वो धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाता जाएगा और फाइनली पूरी बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लेता है, और लास्ट में अपने नॉर्मल सेल के नंबर बहुत कम होता है और उनको वो किल कर देता है। मोस्ट ऑफ सेल इन्फेक्टेड होती हैं लास्ट स्टेज में। तो ट्रांसडक्शन बेटा यहाँ पे आपके सामने है फिर से। ट्रांसडक्शन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। और डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, बैक्टीरियोफेज की सहायता से होता है। तो बेटा ये माइकोप्लाज्मा है, इसमें अभी आपको नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ूंगा। तो बेसिकली क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा, दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है, उन्हें हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, यानी कि सबसे सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकती है। दे आर पैथोजेनिक, मतलब ये डिजीज कॉजिंग करती है। अब बेटा किंगडम मोनेरा का मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देता हूं। सबसे पहले हार्मफुल एक्टिविटी है, मतलब बेटा हार्मफुल एक्टिविटी में कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी है। सबसे पहला है जैसे डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, इधर डिजीज है इधर बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, ये होता है बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा लेप्रोसी, लेप्रोसी होता है बेटा माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, ये लेप्रोसी कॉज करता है।
डिप्थीरिया, ये पेरेनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। टेटनस, कोलेस्ट्रीडियम टेटनी, कोलेस्ट्रीडियम टेटनी से टेटनस कॉज होता है। ठीक है। टाइफॉइड, टाइफॉइड होता है साल्मिनोला टाइफी, साल्मिनोला टाइफी से क्या बीमारी होती है? टाइफाइड। प्लेग, प्लेग होता है पास्टुरेला पेस्टिस या यर्सीना पेस्टिस। निमोनिया जो कॉज होता है ये डिप्लोकोकस निमोनिया या निमोनोकोकस निमोनी, इससे होता है निमोनिया कॉज। जॉइंडिस, लेप्टोस्पाइरा इक्टोरा, इससे होता है जॉइंटिस। पर्टुसिस, देखो इतने बहुत सारे हैं, इतना फालतू के आपको याद रखना नहीं है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन इन ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनको मेनिंजेस बोलते हैं। तो अगर उसमें स्वेलिंग होगी, सूजन आ गई दिमाग की नसों में, तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये होता है नेसिसेरिया मेनिंजाइटाइटिस, इसकी वजह से होती है मेनिंजाइटिस। गोनोरिया, ये बेटा एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये नेसिएरिया गोनोरिया। कॉलेरा, ये विब्रो कॉलरी की वजह से होता है। और डाइसेंट्री, सिगेला डाइसेंट्रिया, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट होता है डिजीज इन एनिमल, जैसे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स कॉज होता है बेटा बेसिलस एंथ्रेसिस से, किससे? बेसिलस एंथ्रेसिस से। ब्लैक लेग, कोलोस्ट्रीडियम चेनेवी, कोलोस्ट्रीडियम चेनेवी से ब्लैक लेग होता है। डिजीज इन प्लांट, बेटा प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती है? जैसे सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। लीफ स्ट्रिक ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजिकोला, इसकी वजह से होता है लीफ स्ट्रिक ऑफ राइस। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, कॉटन में जो लीफ स्पॉट हो जाते हैं, ये ज़ैंथोमोनास मालवीसीरम से होता है। ठीक है। तो बेटा ये बहुत सारी हैं, जैसे फायर ब्लाइट या स्टोन फ्रूट, एल्विना एमाइलोपोरा एप्पल एंड पीस के लिए होता है। ठीक है। तो बहुत सारी ये डिजीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने मार्क कर दी। अब देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफाइंग होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। मतलब सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सोइल नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रोजन। मतलब ये क्या करते हैं, जो मतलब सेल में यानी कि भूमि में उपस्थित जो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में यानी कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद नाइट्रोजन में। यानी कि सीधी सी बात है, ये मिनरल रिसाइकलिंग में सहायता करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। मतलब जो भूमि है उसके उपजाऊपन को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल होता है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये भूमि की उर्वर शक्ति को कम कर देता है। सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये भी क्या होता है, ये भी भूमि की उर्वरता को कम करता है। नेक्स्ट होता है फूड पॉइजनिंग, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। यानी कि सम बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, मतलब इसको भोज्य विषाक्तता कहते हैं। जैसे आपने इसको ऐसे समझते हैं, एक व्यक्ति था, वो अपने यानी कि किसी मार्केट में जाता है, वहां पर उसने ओपन में रखे हुए क्या किया कि खूब खुले में चाट पकौड़ी खाया। उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली उसको वॉमिट होने लगा, उसको डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसका रीजन होता है फूड पॉइजनिंग। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप। सबसे पहला है साल्मोनेला एंट्रिडिस। These bacteria survive on milk product and also in intestine of man. They secrete toxin. मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा साल्मोनेला एंट्रिडिस, ये मिल्क प्रोडक्ट पे होता है, जैसे चीज हुआ, बटर हुआ, या फिर जो भी स्वीट्स होती है मिल्क वाली, मिल्क केक वगैरह, उन पे उपस्थित होता है।
और ये हमारी इंटेस्टाइन में भी उपस्थित होता है, जो क्या उत्पन्न करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है। सिम्टम्स वॉमिटिंग हो जाएगा या डाइसेंट्री हो जाएगा, ठीक है, उल्टी आने लगेगी उसको। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस एरियोइंस। दिस बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन मिल्क एंड एग प्रोडक्ट, मतलब जो भी एग प्रोडक्ट है या दूध का प्रोडक्ट है उस पर यह सर्वाइव करता है। सेक्रेट टॉक्सिन विच डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब बेटा ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। दिस टॉक्सिन आर हीट रेजिस्टेंट, मतलब इसका हीट पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, मतलब हीट इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठीक। नेक्स्ट है बोटुलिज्म। ये होता है कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिन की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इट मस्ट बी लेथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, मतलब बेटा ये सबसे खतरनाक वाली फूड पॉइजनिंग होती है। दिस बैक्टीरिया सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकता है। दिस बैक्टीरिया ग्रो इन कैंड फूड, मतलब जो भी हम कैन वाले प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे टेट्रा पैक वाले मिल्क आता है, बहुत सारे फूड आते हैं जो पैक्ड होते हैं, उसमें ये उपस्थित होता है। दियर टॉक्सिन डैमेज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बेटा ये पीएनएस को डैमेज कर देगा। इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रिप्ड मसल्स रिजल्टिंग इन इमीडिएट डेथ, मतलब बेटा ये क्या करता है, इससे हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं या कार्डिक ये मतलब स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो पैरालाइज हो जाएंगी, वो कार्य नहीं करेंगी, जिसके फलस्वरूप जो है एकदम से क्या होगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन, यानी कि देखो सेवरल बैक्टीरियल फॉर्म्स कॉज वाटर पोल्यूशन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जल प्रदूषण में सहायता करते हैं, यानी कि जल प्रदूषण करते हैं। दीज बैक्टीरिया स्पॉइल द वाटर, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वाटर को खराब कर देते हैं, जैसे विब्रो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, सिंगेलिया डाइसेंट्रिस। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वाटर पोल्यूशन करते हैं, यानी कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से बेटा कॉलरा भी होता है, टाइफाइड भी होता है और डाइसेंट्री भी होता है, तो तीनों ही कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करते हैं, इन सबको छोड़ो बेटा। जैसे ये सुनने में आ रहा है कि जो इस टाइम पे कोरोना है, कोरोना किसने बनाया, चीन ने बनाया है, और इसको ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज कर रहा है। यानी कि देखो चीन ने बनाया, चीन में सबसे पहले इसके सिम्टम्स आए और अब चीन में कोई भी नहीं मर रहा है, और बाकी इंडिया में देखो, अमेरिका की बात करो या कोई से भी देश की बात करो बेटा, वहां पर बहुत ज्यादा डेथ हुई। तो यानी कि एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो चीन ने ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह कार्य किया, इसका मतलब इससे बहुत दुश्मन देश को खत्म करने का काम में करता है। देखो सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज वायो वेपन सच एज एंथ्रेक्स कॉजिंग बोटुलिज्म कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन है, यानी कि अगर ये किसी देश में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, तो वहां पे पीपल्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। देखो कुछ यूजफुल एक्टिविटीज हैं, अमोनिफिकेशन, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, some bacteria convert protein present in decaying plant and animal into ammonia, मतलब बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया को, जैसे बेसिलस वल्गैरिस, बेसिलस माइकोडीज, बेसिलस रामेसस। नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू द नाइट्राइट एंड लेटर इनटू नाइट्रेट, ठीक है। तो मतलब ये NH3 को, अमोनिया को NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोसोमोन, यानी कि इसको अगर मैं देखूं बेटा, ये इक्वेशन है NH3, यहां पर बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, ये इसको कन्वर्ट कर देता है NO2 में,
मतलब नाइट्राइट में NO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से NO3 में, मतलब नाइट्राइट। तो मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा नाइट्रेट का मतलब NO3। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, these bacteria convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound like amino acid, nitrite और अमोनियम सॉल्ट। यानी कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, वो दो प्रकार के होता है। सबसे पहला सिम्बायोटिकली, मतलब क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। यानी कि जैसे नोड यानी कि रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, रूट में उपस्थित हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे राइजोबियम इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम सच एज अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स, ये सब क्या होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट हैं। एरिजोबियम इन द स्टेम नोड्यूल ऑफ सेसबेनिया, बेटा एक बैक्टीरिया होता है एरोजोबियम, ये स्टेम नोड्यूल ऑफ सेसबेनिया में मिलता है। एजोस्पाइरुलम फाउंड इन रूट सरफेस ऑफ सीरियल्स, मतलब जो सीरियल प्लांट होते हैं जैसे सुपरफिशियल सिम्बायोसिस में रहता है, व्हीट, राइस और मेज में ये उपस्थित होता है। फ्रैंकिया जो होता है इन रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक कैसुनेरिया एंड एलेनस प्लांट, ये इनमें उपस्थित होता है। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस सिम्बायोटिक एसोसिएशन याद रखना है राइजोबियम का। नेक्स्ट है एसिम्बायोटिकली, सम बैक्टीरिया अकर्स फ्री इन सोइल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सोइल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, फ्री फॉर्म में रहते हैं। एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमोमेटियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, बेजरेनफ्रैंकिया, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरुलम, रोडोसोमोनास, ये सब होते हैं एसिम्बायोटिकली, मतलब ये फ्री फॉर्म में उपस्थित है, इनका दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता है। बेटा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेयरी में काम आते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, जैसे कर्ड इट इज मेड बाय मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस, यानी कि लैक्टिक एसिड का निर्माण भी होता है। ठीक, तो ये हमारे यूजफुल थे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो एंटीबायोटिक के निर्माण में सहायता करते हैं। देखो जो टर्म है एंटीबायोटिक का वो दिया था वास्कमैन ने। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी, इसको ऑब्टेन किया था फंजाई से, पेनिसिलम नोटेटम। कौन सी फंजाई थी, पेनिसिलम नोटेटम, उससे इसको प्राप्त किया गया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब जो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया में डिस्कवर की गई थी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन है, लेकिन वो किस में डिस्कवर की गई थी, फंजाई में। किसमें, फंजाई में। तो मैनी एंटीबायोटिक मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, दवाइयां होती हैं
जो बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती हैं। सम सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वे क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। These antibiotic medicine cure the disease through the competitive inhibition, मतलब ये हम उन बीमारी के इलाज में यूज मिलाते हैं जिनको हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करते हैं, मतलब दो का कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, देखो कुछ इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है, जैसे अल्कोहल फर्मेंटेशन बेटा यीस्ट यूज होता है, विनेगर फॉर्मेशन लैक्टो एसिड एसिटिलैक्टर जो था विनेगर फॉर्मेशन में, रेटिंग ऑफ फाइबर्स मतलब जैसे जूट का फाइबर बनाना है हमें, उसमें कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया ये रेटिंग ऑफ फाइबर्स में आता है। फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टबैको लीव्स, बेटा इसमें जो इनको भी फर्मेंटेड किया जाता है। बेसिलस मेगाथिरम और माइक्रोकोकस कंडिशंस ये होते हैं। क्लीनिंग ऑफ हाइट्स एनी सैप्रोफाइट्स, मतलब जो होते हैं जहां पर आप नहीं जा सकते, जैसे पाइप वगैरह ब्लॉकेज हो जाता है तो उसमें कोई सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया भेजो वो उसको साफ कर देता है। देखो प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, इन गैंगेटिक वाटर बैक्टीरिया बेडलोविब्रियो बैक्टीरियोवायरस इज फाउंड, दे किल द अदर वाटर पोल्यूटिंग बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया जो होता है गंगा रिवर में पाया जाता है ये अदर बैक्टीरिया को मार देता है जिससे वाटर पोल्यूटेड नहीं होता है। पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पोल्यूशन के बारे में बता देते हैं, यानी कि इस वाटर में या इस स्थान पर पोल्यूशन उपस्थित है या नहीं। तो देखो वाटर इन विच E. coli बैक्टीरिया आर प्रेजेंट आर नोन एज पोल्यूटेड वाटर, यानी कि वह पानी या वह वाटर जिसमें E. coli उपस्थित होता है उसे हम पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ E. coli, मतलब जो इशर्चिया कोलाई उपस्थित है उसका नंबर उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। E. coli are very much in number then water will be highly polluted, यदि E. coli का नंबर बहुत अत्यधिक मात्रा में है तो उसको हम बोलेंगे वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। सो द E. coli is known as pollution indicating bacteria, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया, मतलब जैसे क्या होता है कोई शिप वगैरह समुद्र में डूब जाता है तो उसमें ऑयल वगैरह होता है, वहां पर वो पोल्यूशन कॉज कर सकता है जिससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हम सूडोमोनास पुटिडा का यूज करते हैं, वो क्या करता है उसको साफ कर देता है, ऑयल को खा जाता है। बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बेटा देखो ई कोलाई और एगेरोबैक्टीरियम, ठीक है, तो क्या होता है एगेरोबैक्टीरियम और ई कोलाई, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। इसी के साथ बेटा आपका जो किंगडम मोनेरा है वो फिनिश होता है। होप फॉर द बेस्ट, कल हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में आपको पढ़ाऊंगा, इसी में सेकंड किंगडम। बेटा देखो जो भी कोई कार्य होता है वो हमेशा असंभव सा लगता है, कार्य हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा ना हो जाए, यानी कि जब तक जो आपने जो टारगेट लिया है नीट का, जब तक आप नीट में सक्सेस नहीं हो जाएंगे तब तक वो कैसा लगेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जब पूरा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो